वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू, वेलकम बैक। कल हमने कैश फ्लो स्टेटमेंट का एक्सप्लेनेशन और कुछ सॉल्व एग्जाम्पल सॉल्व करके खत्म किया था। अब हमें पढ़ना है रेशियो एनालिसिस। ऑलरेडी कल मैंने आपको रेशियोज पढ़ाने शुरू कर दिए थे। पहला रेशियो हमने देख लिया था बैलेंस शीट रेशियोज। बैलेंस शीट रेशियो में सबसे पहला रेशियो है करंट रेशियो। बताओ फॉर्मूला क्या था एक साथ फास्ट। करंट एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटीज। ये आइडियली कितना रहना चाहिए? 2:1। इससे ज्यादा रहा तो अच्छा है क्या? बहुत अच्छा है। इससे कम रहा तो अच्छा नहीं है। अगर ये 3:1 रहा, 9:1 रहा, अरे मतलब तुम्हारे एसेट लाइबिलिटी के मुकाबले 9 गुना है, तो अच्छा नहीं क्या? ये तुमको अच्छा नहीं लग रहा तो मेरे को दे देना, मैं रख लूंगा, ठीक है। हाँ, पर अगर ये इससे कम हो गया यानी क्या 1:1 या 0.5:1 तो फिर दिक्कत है, फिर दिक्कत हो गई। अगर ये 2:9 हो गया यानी तुम्हारी लाइबिलिटीज तुम्हारे एसेट से बहुत ज्यादा हो गई है। कौन सी वाली लाइबिलिटी? करंट। कौन सी वाली एसेट? करंट। तो करंट एसेट और करंट लाइबिलिटी क्या होती है तुमको मालूम है? चलो जल्दी देना। हाँ दिखे यहाँ पे, देखना नहीं आज, सिर्फ सुनना है, जल्दी आ जाए। So this is current assets upon current liabilities, that is current ratio. Ideally it should be 2:1. Second ratio is quick ratio या liquid ratio या acid test ratio. बताओ इस रेशियो का फॉर्मूला क्या था? Quick assets upon quick liabilities. बताओ ये आइडियली कितना होना चाहिए? 1:1. क्विक एसेट्स यानी क्या लिखवाया था मैंने कल आपको? बोलो क्विक एसेट्स यानी क्या? सर करंट एसेट्स माइनस, सर स्टॉक को इसमें से हटा दीजिए, और प्रीपेड एक्सपेंसेस। और वैसे ही क्विक लाइबिलिटीज यानी क्या? करंट लाइबिलिटीज में से बैंक ओवरड्राफ्ट हटा दीजिए और एडवांस इनकम रिसीव्ड वो भी माइनस कर दीजिए, बराबर। एडवांसेस रिसीव्ड माइनस कर दीजिए। ऐसे आपको मिलेगी क्विक एसेट एंड क्विक लाइबिलिटी, मतलब मैंने कल बता दिए थे। फिर हमने शुरू किए थे इनकम स्टेटमेंट रेशियो, जिसमें पहला रेशियो हमने देखा था ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। फॉर्मूला बोलो क्या था? ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन सेल्स इनटू 100, की सेल्स का कितना परसेंट आपका ग्रॉस प्रॉफिट है। सेकेंड रेशियो देखा था ऑपरेटिंग। इसमें दो प्रकार के रेशियो हो जाते हैं, ऑपरेटिंग एक्सपेंस रेशियो एंड ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। जब सिर्फ ऑपरेटिंग रेशियो लिखते हैं तो वो ऑपरेटिंग एक्सपेंस रेशियो होता है, जब ऑपरेटिंग प्रॉफिट लिखते हैं तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट लिखा रहना चाहिए। ओके सर, ऑपरेटिंग प्रॉफिट यानी क्या? ग्रॉस प्रॉफिट के बाद आता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट, इसके बाद आता है नेट प्रॉफिट। सर तो ग्रॉस प्रॉफिट में से क्या माइनस करेंगे तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ जाएगा? ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। सर वैसे ही ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस होते कौन से हैं? तो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस होते हैं आपके कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस सर ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस, सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, फाइनेंस के एक्सपेंसेस यानी इंटरेस्ट वगैरह। बात समझ में आ रही? पर कौन सा इंटरेस्ट? सर इंटरेस्ट जो हमें क्रेडिटर्स को पे करना पड़ा वो इंटरेस्ट। ये मैं लोन्स और डिबेंचर्स का इंटरेस्ट नहीं बोल रहा, क्योंकि लोन्स एंड डिबेंचर्स का इंटरेस्ट वो नॉन ऑपरेटिंग में चले जाएगा। बात समझ में आ रही है? हाँ सर, तो नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कौन से होते हैं? तो लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट, लॉस बाय फायर, ये जो ऐसे नुकसान है आपके ऑपरेशंस के नहीं है, तो इनको आप लॉस, इन सारे लॉसेस को आप नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में कैटेगराइज करोगे और वो आप अलग से लेस करोगे। किसमें से? ऑपरेटिंग प्रॉफिट में से। तो क्या आएगा? नेट प्रॉफिट। समझ में आ रही क्या बात? बताओ ऑपरेटिंग एक्सपेंस रेशियो कैसे आएगा? ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस प्लस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड अपॉन सेल्स इनटू 100। ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो कैसे आएगा? ऑपरेटिंग प्रॉफिट अपॉन सेल्स इनटू 100। ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैसे आएगा? ग्रॉस प्रॉफिट माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। और फिर आता है कौन? नेट प्रॉफिट रेशियो। नेट प्रॉफिट कैसे आएगा? तो नेट प्रॉफिट विल बी इक्वल टू ऑपरेटिंग प्रॉफिट माइनस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस प्लस नॉन ऑपरेटिंग इनकम। कोई नॉन ऑपरेटिंग इनकम भी हो सकती है जो आपके ऑपरेशंस की इनकम नहीं है, पर आपको वो इनकम हुई है। ग्रेट। नेट प्रॉफिट रेशियो कैसे आता है? तो नेट प्रॉफिट अपॉन सेल्स इनटू 100। बात समझ में आई क्या? हाँ, आइए बढ़ते हैं आगे। अब हमें सीखने हैं आज आखिरी तीसरा कंबाइंड रेशियोज। लिखे कंबाइंड रेशियोज और मिक्स रेशियो। कंबाइंड रेशियो और मिक्स रेशियो। सर तो इसमें कौन से रेशियो है? तो पहला ये लिख लिया था ना आपने, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस क्या क्या होते हैं, लिखाया था शायद मैंने आपको। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कौन से होते हैं, याद रहेगा ना आपको ये। पर इसमें कौन से
इंटरेस्ट को कंसिडर नहीं करना है फाइनेंस एक्सपेंसेस में, इंटरेस्ट ऑन लोन्स एंड डिबेंचर्स, लोन्स और डिबेंचर्स का इंटरेस्ट यहाँ नहीं कंसिडर होगा, ये बात याद रखिए। वो ऑपरेशंस के लिए नहीं रहेगा, वो आपको फाइनेंस प्रोवाइड करने के लिए रहेगा। बाकी फाइनेंस एक्सपेंसेस आपके आ जाएंगे इधर, यानी बाकी फाइनेंस जनरेट करने के जो खर्चे थे वो आपके इधर ऑपरेशंस के लिए है, ऐसा हम मान सकते हैं। ठीक है सर, कंबाइंड और मिक्स रेशियो में पहला रेशियो आता है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। लिखे रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। इसका मतलब है यानी आपने जो इन्वेस्टमेंट कर रखी है उस पर आपको क्या रेट से रिटर्न मिल रहा है, दैट इज व्हाट ROI स्टैंड्स फॉर, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। So this ratio basically measures what net profit before taxes and interest and capital invested. This ratio is computed to measure the overall efficiency और profitability of business. ये आपको याद रखना पड़ेगा, filling the blanks में पूछा जा सकता है। Dash ratio is used to measure the overall efficiency और profitability of a business, that is return on investment. Formula लिखो, profit before tax, interest and dividend, यानी कोई टैक्स नहीं भरा है, कोई डिविडेंड नहीं पे किया है, कोई इंटरेस्ट नहीं पे किया है, उसके पहले का प्रॉफिट कितना है, उसके पहले का प्रॉफिट कितना है, मतलब किसी को पैसा नहीं दिया अभी तक बाहर वालों को, तो हमने एक्चुअली कितना कमाया। अब उसमें से टैक्स भरना पड़ेगा, उसमें से डिविडेंड देना पड़ेगा, उसमें से इंटरेस्ट भरने पड़ेंगे, पर वो सब करने से पहले हमने कितना कमाया अपने बनाए हुए कैपिटल एम्प्लॉयड पर, यानी हमने जो इन्वेस्टमेंट करी बिजनेस में उस पर हमें क्या मिला, ये आपको ROI बताएगा। ठीक है, पर आपके सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो उन्होंने ROI को फॉर्मूला चेंज कर दिया, और क्या बोल रहे, क्योंकि आपको ये टैक्स वैक्स के बारे में ज्यादा कुछ बातें है नहीं, ना ही आपको डिविडेंड के बारे में हमने कुछ भी समझाया है। क्या पूरे 12th के अकाउंट्स के सिलेबस में मैंने आपको डिविडेंड के बारे में कहीं भी कुछ भी बताया? नहीं, क्योंकि आपको कंपनी से रिलेटेड कोई ज्यादा बातें है भी नहीं, बराबर, सिर्फ इशू ऑफ शेयर्स की एंट्रीज आपको सिखाई गई है। एंड दैट्स व्हाई इन्होंने इस फॉर्मूला को मॉडिफाई कर दिया कि ये प्रॉफिट बिफोर टैक्स, इंटरेस्ट एंड डिविडेंड को ही हम क्या बुलाएंगे, नेट प्रॉफिट। तो नीचे ही आप इस इक्वल टू करके लिख दो, इसको ये लिखा, फिर नीचे इस इक्वल टू करके लिख दो, दैट इज नेट प्रॉफिट अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू 100 से क्या आ जाएगा, बोलो, ROI। वेरी सिंपल, बोलो, हो गया? ओके, कैपिटल एम्प्लॉयड यानी क्या, वो भी लिख लो, वेयर, नीचे लिखो वेयर कैपिटल एम्प्लॉयड। तो कितना कैपिटल लगाया हमने, तो कैपिटल लगाया मुझे क्या क्या आएगा कैपिटल में, तो इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, जो रिजर्व्स एंड सरप्लस है वो भी, एंड जो डिबेंचर कैपिटल यानी डेब्ट कैपिटल और अदर लॉन्ग टर्म लोन्स, यानी हमने बाहर से कुछ लोन वोन लाए होंगे वो भी। क्या ये सारे पैसे हमने धंधे में लगाए हुए हैं? हाँ, तो इस पर से कितना नेट प्रॉफिट कमाया, समझा आपको? तो कैपिटल एम्प्लॉयड यानी आपने कितना कैपिटल एम्प्लॉय किया हुआ है बिजनेस में, आपने कितना कैपिटल लगा रखा है उस बिजनेस में, दैट इज व्हाट कैपिटल एम्प्लॉयड इज। तो आपका इक्विटी शेयर कैपिटल, आपका प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, आपके डिबेंचर्स, आपके लॉन्ग टर्म लोन्स एंड रिजर्व्स एंड सरप्लस। क्या रिजर्व्स एंड सरप्लस भी ऐड करना पड़ेगा? हाँ सर, क्यों? तो बच्चों वो बिजनेस ने कमाया हुआ प्रॉफिट है जो कि उस ओनर ने विड्रॉ नहीं किया है, तो वो भी बिजनेस में इन्वेस्ट ही हुआ ना फिर तो। हाँ, ऐसे आपका कैपिटल एम्प्लॉयड आएगा। बट अगर आपको ऐसे नहीं ढूंढना है या क्वेश्चन में डेटा ऐसा अवेलेबल नहीं है तो फिर कैसे ढूंढ सकते हैं? तो नीचे लिखो, और कैपिटल एम्प्लॉयड कैन ऑल्सो बी फाइंड बाय फिक्स्ड एसेट प्लस करंट एसेट माइनस करंट लाइबिलिटीज। आपकी टोटल एसेट्स माइनस उसमें से करंट लाइबिलिटीज कितनी है, तो बाकी सारी जो है वो फिक्स्ड लाइबिलिटीज है, जिसमें कैपिटल भी आ जाएगा और लॉन्ग टर्म के लोन्स भी आ जाएंगे। टोटल एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज, ऐसा आप लिख सकते हो, या फिक्स्ड एसेट प्लस करंट एसेट माइनस करंट लाइबिलिटी। तो अब मेरे पास 1 मिनट के लिए ध्यान देंगे, ये लिखना हो गया आपका। डन, सुनिए सब लोग। तो सर कैपिटल एम्प्लॉयड बेसिकली क्या है कि आपकी फिक्स्ड एसेट्स, आपकी करंट एसेट्स, टोटल आपने कितनी एसेट्स ला रखी है बिजनेस में, माइनस उसमें से कितना बाहर वालों के दम पे किया हुआ है,
बाकी सब आपके दम पे हुआ है। लेकिन इसमें लॉन्ग टर्म लोन्स और जो डिबेंचर कैपिटल है वो भी लॉन्ग टर्म के लिए होता है। शॉर्ट टर्म लोन्स हमने इसमें कंसिडर किए है क्या? बैंक ओवरड्राफ्ट, क्या बैंक ओवरड्राफ्ट आपकी करंट लाइबिलिटी में चल जाता है? हाँ, तो वो कोई हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड नहीं है। आप बात को समझिए, मैंने इस बिजनेस को शुरू करने के लिए 25 लाख रुपए इसमें डाले हुए, 2.5 लाख रुपए मैंने इससे कमाए। तो क्या 2.5 लाख रुपए मैंने कमाए 25 लाख डाल के, यानी 10% का मेरा ROI है। हाँ, तो ये 25 लाख कहाँ से आया सर? ये 25 लाख में क्या क्या है? तो 25 लाख में 15 लाख मैंने मेरे जेब से डाले थे, 5 लाख मैंने एक बैंक से बड़ा लोन लिया है जो मैं 15 साल में भरने वाला हूँ, और 5 लाख रुपए मैंने डिवेंचर्स बेच के पैसे लाए। ऐसे 3 मिलाकर के मेरा टोटल कैपिटल बना है जो मेरे बिजनेस में लगा है, जिससे मेरा बिजनेस चल रहा है। उस पे मुझे 2.5 लाख रुपए की कमाई हुई है, नेट प्रॉफिट 2.5 लाख का हुआ है, तो 10% का मेरा ROI है। समझ गए? yes. तो कोई भी बड़ा इन्वेस्टर जब किसी बिजनेस को खरीदता है ना, तो उस बिजनेस का ROI पूछता है कि तुम्हारे बिजनेस की एबिलिटी बताओ कितनी है टू जनरेट द प्रॉफिट्स पर रुपये ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड। तो मैं कितने पैसे डालूंगा तो उसके बदले कितने रिटर्न्स मुझे मिलेंगे। तो अगर वो नॉर्मल इंटरेस्ट रेट जो मार्केट में मिलता है उसी के बराबर है तो कोई आपका बिजनेस खरीदेगा क्या? नहीं। पर अगर आपके बिजनेस में ROI 45%, 25% से ऊपर कुछ भी अगर है तो आपका बिजनेस बड़ा अट्रैक्टिव है, कोई भी आपके बिजनेस को खरीदना चाहेगा, क्योंकि वो सोचेगा कि अरे इतना अच्छा रिटर्न मिल रहा है। क्योंकि नॉर्मली अगर मैं बैंक में रखूँ पैसे तो 20-25% तो बहुत मुश्किल हो गया मिलना, नामुमकिन हो गया मिलना। कितनी भी अच्छी बैंक हो, 20-25 तो कोई देगा ही नहीं। तो वो किसी बिजनेस से ही मिलेगा आपको, और बिजनेस से मिल रहा है तो बिजनेस बड़ा अच्छा है। तो ये ROI वो बताता है। समझ गए आप क्या क्या कर रहे हैं इसमें? और नेट प्रॉफिट कैसे आएगा सर? ये डिनोमिनेटर तो हो गया, न्यूमरेटर कैसे आएगा? वो वैसे ही आएगा जो आ रहा था पहले। चलो, सेकेंड और लास्ट, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, जिसे हम ROCE कहेंगे। तो सर ROI, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट्स, उसमें भी कैपिटल एम्प्लॉयड पे ही हमने रिटर्न निकाला। अब इसमें और उसमें क्या फर्क है दिखाता हूँ। तो पहले आप लिख दो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, पहले पढ़ लो क्या लिखा है, सिर्फ पढ़ना है। दिस रेशियो मेजर्स द रिलेशनशिप बिटवीन नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। क्या ये भी आपका नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स ही था? हाँ सर, तो वही सेम नेट प्रॉफिट यहाँ पे यूज करना है। लेकिन यहाँ पे बच्चों आपका फर्क क्या पड़ेगा, तो जो डिनोमिनेटर में कैपिटल एम्प्लॉयड आएगा वो सिर्फ और सिर्फ शेयर होल्डर्स के फंड्स आने चाहिए। मतलब इसमें लोन्स और आउटसाइडर्स मनी कंसिडर नहीं किया जाएगा। ये बात आपको यहाँ पे समझनी है, समझे? यस, तो द फंड्स आर सप्लाइड ओनली बाय इक्विटी एंड प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। पर यहाँ पर हम क्या डिबेंचर कैपिटल, अदर लॉन्ग टर्म लोन सब कंसिडर कर रहे हैं। यानी बाहर वालों से भी अगर कोई लंबे समय के लिए पैसा लाया होगा ना, तो वो भी मेरा कैपिटल ही बन जाता है। ये ROI की बात हो गई, ये ओवरऑल बिजनेस की बात हो गई। लेकिन यहाँ ROCE में हम क्या कर रहे हैं कि जो प्योरली ओनर्स ने दिया है उनके पैसों पे कितना कमाई हुआ, कितना % कमाई हुआ, वो ROCE बताएगा। तो फॉर्मूला क्या बन रहा बोलो? नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, जिसे हम सदा सदा नेट प्रॉफिट बोलेंगे क्योंकि आपको टैक्स वाइज कुछ है नहीं। ओके, एंड डिवाइडेड बाय नेट कैपिटल एम्प्लॉयड और इक्विटी। इक्विटी सिर्फ ओनर्स की होती है। ओनर्स में कौन कौन आएगा? तो इक्विटी शेयर होल्डर्स एंड प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स एंड रिजर्व्स एंड सरप्लस। So net capital employed is total assets minus current liabilities, which is fixed assets plus current asset minus current liability से आएगा। This ratio indicates whether shareholder funds is efficiently used or not. The ratio should be higher than, ये लाइन कौन समझाएगा मुझे? The ratio should be higher than ROI, ये लाइन का मतलब कौन समझाएगा? इतना टाइम तो नहीं लगना चाहिए, सुनो मैं बताता हूँ। क्या ROI के वक्त डिनोमिनेटर में आप आउटसाइडर्स डेप्थ भी कंसिडर करते हो कैपिटल में? हाँ, पर सिर्फ लॉन्ग टर्म वाली, बैंक ओवरड्राफ्ट नहीं आता है। तो लॉन्ग टर्म वाली डेप्थ भी आप कंसिडर करते हो अपने खुद के कैपिटल के साथ, तो डिनोमिनेटर आपका थोड़ा बड़ा होता है। तो क्या ROI आपका जो आएगा, नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय आपका कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू 100। अब ये कैपिटल एम्प्लॉयड ऑब्वियसली बड़ी वैल्यू रहने वाली है कंपेयर टू दिस कैपिटल एम्प्लॉयड, क्योंकि इसमें सिर्फ कौन आएगा? शेयर होल्डर फंड्स एंड रिजर्व्स एंड सरप्लस। तो इसमें डिबेंचर्स, लॉन्ग टर्म लोन्स नहीं आएंगे। तो क्या ये डिनोमिनेटर छोटा हो जाएगा? ये डिनोमिनेटर छोटा हुआ मतलब ये डिवीजन होने के बाद नंबर बड़ा आएगा। तो क्या ये ROI से बड़ा रहेगा? कॉमन सेंस है। चलो मैं आपको नंबर से बताता हूँ। अब सपोज मेरा नेट प्रॉफिट है 1 लाख, ठीक है, और इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, रिजर्व्स एंड सरप्लस, डिबेंचर्स, लॉन्ग टर्म लोन सब मिला के है 10 लाख। कितना? 10 लाख। तो या चलो 20 लाख इंटू 100, तो बोलो ये कितना आ जाएगा?
तो सर 1 लाख डिवाइड बाय 20 लाख इज 0 0 0 0। लो मैं मैन्युअली सॉल्व कर लेता हूँ। तो ऑब्वियसली ये 21 था एंड 25 था, यानी क्या हमने ROI 5% कमाया है? हाँ। अब मैं ROCE निकाल रहा हूँ, तो नेट प्रॉफिट तो सेम रहेगा, लेकिन बच्चों ये जो 20 लाख था ना, इसमें 10 लाख हमारा सब ओनर्स का था और 10 लाख हमने कुछ डिबेंचर्स बेच के लाया था और कुछ हमने हमारे जो बैंक है उसे लॉन्ग टर्म लोन ले रखा था, तो वो 10 लाख था। तो बताओ ROCE कितना आएगा? सर ये तो 10% आएगा। तो क्या ROCE हमेशा ROI से ज्यादा रहेगा? हाँ, कॉमन सेंस, क्योंकि वहां डिनोमिनेटर में ज्यादा चीजें आएगी, यहाँ डिनोमिनेटर में कम चीजें आएगी, सिंपल। कोई दिक्कत? तो क्या आपको ये लाइन समझ में आ गई? ये फिलिंग द ब्लैंक्स ट्रू और फॉल्स के लिए आपको याद रखना है। फॉर्मूला लिखा आपने, देखो ROCE इज इक्वल टू नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट लिखो, सिर्फ नेट प्रॉफिट याद रखो, लेकिन बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। कभी फिलिंग द ब्लैंक्स में अगर उन्होंने ऐसा कर दिया तो बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स लिखना है पूरा आपको। बाकी हमारे क्वेश्चंस में तो सिर्फ नेट प्रॉफिट ही आएगा, हमें कोई टैक्स इंटरेस्ट ये देते नहीं। डिवाइड बाय नेट कैपिटल एम्प्लॉयड और इक्विटी। नेट कैपिटल एम्प्लॉयड और इक्विटी, ठीक है। दिस इज बेसिकली शेयर होल्डर फंड्स। खत्म, ये मत लिखना अभी आप, क्योंकि ये लिखोगे तो आपको ऐसा लगेगा सर ये और ये तो सेम ही लिख दिया फिर इन्होंने, तो फिर क्या फर्क हुआ दोनों में? तो ऑब्वियसली यहाँ पर इन्होंने ऐसा अज्यूम किया है कि कोई आउटसाइडर लोन हमने लिया ही नहीं है, सारा कुछ शेयर होल्डर फंड से ही चल रहा है, ऐसा लिख के इन्होंने ये लिख दिया है, ठीक है ना, कि टोटल एसेट्स में से लाइबिलिटीज हटा दो तो आ जाएगा आपका इक्विटी। बट एक्चुअली इसमें से आपको लॉन्ग टर्म लोन्स एंड डिबेंचर्स भी हटाने हैं, तभी आपका एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड बाय ओनर्स आएगा, ठीक है। क्या डिबेंचर होल्डर्स ओनर्स होते हैं? नहीं। क्या बैंक से लोन लोगे तो बैंक आपके बिजनेस की ओनर हो जाती है? नहीं। बट क्या लॉन्ग टर्म के लिए वो पैसा लिया है तो वो भी बिजनेस में इन्वेस्ट होता है? हाँ। तो ROI के वक्त उसे कंसिडर करना, ROCE के वक्त नहीं। मेरा काम हो गया, आइए कुछ क्वेश्चन आपको सॉल्व कराए और बात को खत्म करें एंड फिर एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे, चैप्टर दिए। तो बैलेंस शीट रेशियोज पर कुछ क्वेश्चन है। अ कंपनी हैड फॉलोइंग करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटीज, प्लीज पे अटेंशन एवरीबॉडी। डेटर्स 60,000 के, क्रेडिटर्स 30,000 के, बिल्स पेबल 20,000 के, स्टॉक, लूज टूल्स, बैंक ओवरड्राफ्ट, कैलकुलेट करंट रेशियो। चलो, क्या मैं लिख के कराऊं या ऐसे ओरली करा दूं? अरे ऐसे ही बोलो आप, बताओ कौन कौन करंट एसेट्स है? डेटर्स, देन स्टॉक, देन लूज टूल्स। लूज टूल्स भी करंट एसेट में आएगा, हाँ। तो 60 + 30 90 + 10, क्या करंट एसेट्स 1 लाख रुपए की हो गई? अरे हेलो, डिवाइड बाय करंट लाइबिलिटीज, क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल 30 और 20 50 और बैंक ओवरड्राफ्ट 10,000 60,000। तो 1 लाख डिवाइड बाय 60,000 दैट इज 10/6, दैट इज 5/3। तो मेरा करंट रेशो क्या आ गया बोलो? 5:3। सर ये रेशो अच्छा है कि नहीं? हाँ बिल्कुल अच्छा है, ठीक है। सर आइडियल है क्या? नहीं आइडियल नहीं है, क्योंकि आइडियल 2:1 होना, तो 6:3 होना चाहिए था, थोड़ा कम है उससे, पर ठीक है। अरे ठीक है ना, हाँ बुरे से तो ठीक ही है, बराबर, यस। तो 5:3 इज माई करंट रेशो, दैट इज करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। बस बताओ, मैंने बहुत डिफिकल्ट काम किया ना कुछ? तो एग्जाम में क्वेश्चन आए तो बिल्कुल करना ही मत सॉल्व, है ना। आप समझदार हो, मुझे ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं, पर हाँ इसमें से आपको, मेरे को ऐसा लगता है कि रेशो एनालिसिस पे आपको क्वेश्चन आने के चांसेस ज्यादा किस पर है? फिलिंग द ब्लैंक्स या MCQ, उसमें आपको रेशो एनालिसिस से क्वेश्चन आएगा। प्रॉपर क्वेश्चन नहीं पूछेंगे आपको, बहुत ही ज्यादा इजी हो जाएगा ये, ठीक है। ओके आगे बढ़ते हैं, ये एक्टिविटी दिया है, क्या करना है इसका। करंट लाइबिलिटीज ऑफ द कंपनी वर 1.5 लाख एंड इट्स करंट रेशियो इज 3:1, फाइंड करंट एसेट। ये ऐसे MCQ आ जाएंगे आपको। करंट लाइबिलिटी दे दी 1,50,000 और करंट रेशियो दिया है 3:1, बताओ करंट रेशियो आता कैसे है? करंट एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटीज। क्या इन्होंने करंट एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटीज 3:1 दिया हुआ है? हाँ, जिसमें इन्होंने करंट लाइबिलिटीज हमें बता रखी है, कितनी है? 1,50,000। तो बताओ करंट एसेट कितनी होगी? 4,50,000। समझ गए? हेलो हेलो, हाँ ये देखो क्वेश्चन, टोटल एसेट इज इक्वल टू 2,20,000, फिक्स एसेट इज इक्वल टू 1 लाख, कैपिटल एम्प्लॉयड इज 2 लाख, देयर वर नो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स, कैलकुलेट करंट रेशो। ओके, टोटल एसेट्स कितनी पहले बताओ, उसमें से फिक्स्ड एसेट्स कितनी है, तो करंट एसेट कितनी बच गई? अरे हेलो, इतना तो आना चाहिए। टोटल एसेट 2,20,000 में से 1 लाख की फिक्स्ड एसेट है, तो 1,20 की करंट एसेट है, और कैपिटल एम्प्लॉयड कितने का है?
कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे आता है? कैपिटल एम्प्लॉयड आता है टोटल एसेट माइनस करंट लाइबिलिटीज। क्या आपने अभी थोड़ी देर पहले लिखा था ये फॉर्मूला? तो मतलब 5 मिनट भी नहीं हुए होंगे उसको। तो क्या मुझे टोटल एसेट 220 मालूम है? हाँ, और 2 लाख का कैपिटल एम्प्लॉयड है। तो क्या कैपिटल एम्प्लॉयड वहां से यहाँ के माइनस हो जाएगा तो करंट लाइबिलिटी मिल जाएगी। तो 220 में से 2 गया तो बोलो करंट लाइबिलिटी कितने की? 20,000 की। अरे हेलो, हाँ तो बताओ करंट रेशियो कितना आ गया? 6:1। समझा कि नहीं समझा? ऐसा घुमा फिरा के भी सवाल पूछा जा सकता है। अभी इसमें जानकारी सीधी सीधी नहीं दी थी, ढूंढनी थी। तो क्या बड़ी बात है सर, टोटल एसेट में से फिक्स एसेट माइनस करो करंट एसेट, टोटल एसेट में से कैपिटल एम्प्लॉयड माइनस करो करंट लाइबिलिटी, करंट एसेट को करंट लाइबिलिटी से डिवाइड करो, आ गया करंट रेशियो। फालतू बात है। नहीं समझा? नहीं समझा क्या? समझा ना? हाँ, फिर ये करके दिखाओ। वर्किंग कैपिटल दिया है 50,000। आपको वर्किंग कैपिटल समझ में आता है क्या? सर ऑलरेडी आपने हमसे वर्टिकल बैलेंस शीट में वर्किंग कैपिटल करवा लिया है, करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज। ये कितना दिया है बोलो? 50,000। करूँ ना ऐसे रफ में सॉल्व, क्या आपको फेयर कराऊं? करो करो सर, समझ में आ जाएगा। बाकी एक्सरसाइज है हमारे पास। करंट एसेट थे 60,000 के। ओहो, करंट एसेट 60,000 के है तो मैं करंट लाइबिलिटी 2 मिनट में बता सकता हूँ। बोलो करंट लाइबिलिटी कितने की? 10,000। कोई दिक्कत? अरे 60 में 10 जाएगा तभी तो वर्किंग कैपिटल 50 बचेगा। बोलो गनमनो। बोलते नहीं यार तुम लोग कुछ। स्टॉक 10,000 का है, प्रीपेड एक्सपेंसेस 4,000 के। कैलकुलेट द क्विक रेशो। ओके, स्टॉक 10,000 का है, प्रीपेड एक्सपेंसेस 4,000 के। आपको क्विक रेशो ढूंढने बोला है। सबसे पहले क्विक रेशो का फॉर्मूला बोलो। क्विक एसेट अपॉन क्विक लाइबिलिटी इनटू 100, बराबर ना? सर नहीं सर, बैलेंस शीट रेशियोज में कभी इंटू 100 नहीं होता, वो ऐसे ही रहता है, बस रेशो होता है वो। ओके, अब क्विक एसेट्स निकालनी है, उसका फॉर्मूला तो याद होगा आपको। करंट एसेट माइनस स्टॉक माइनस प्रीपेड एक्सपेंस होल अपॉन क्विक लाइबिलिटी, यानी करंट लाइबिलिटी माइनस बैंक ओवरड्राफ्ट माइनस एडवांसेस रिसीव। क्या यहाँ पे बैंक ओवरड्राफ्ट दिया है? नहीं। तो क्या ये 10,000 ही करंट लाइबिलिटी ले लूँ सीधा सीधा? हाँ, तो सर 46,000 डिवाइड बाय 10,000, दैट इज 23:5। ये आ गया हमारा क्विक रेशो, या 4.6:1। इन्होंने 46:10 को 46:10 को पॉइंट में कर दिया, 4.6:1 मैंने ऐसे लिख दिया, 23:5। चलेगा ना? कैसे भी करो, आप भी लिख सकते हो ना 4.6:1। समझे कि नहीं समझे? तो पहले क्या ढूंढा? वर्किंग कैपिटल से करंट लाइबिलिटी। करंट लाइबिलिटी मिल गई, वही क्विक लाइबिलिटी हो गई क्योंकि यहाँ कोई बैंक ओवरड्राफ्ट दिया नहीं। ग्रेट। फिर करंट एसेट में से सर हमें क्विक एसेट निकालनी थी, तो स्टॉक और प्रीपेड एक्सपेंस लेस करते हैं, और वो दिए है क्वेश्चन में, तो हमने वो दोनों लेस किए, हमें मिल गए क्विक एसेट्स। क्विक एसेट्स डिवाइड बाय क्विक लाइबिलिटीज विल गिव यू क्विक रेशियो, दैट इज 4.6:1। चलो आगे। क्या क्विक रेशियो 1:1 का आइडियल है? हाँ, बताओ क्या हम बड़े जबरदस्त है? अरे हमारी पैसे लाने की ताकत बहुत ज्यादा है, हम बहुत जल्दी पैसे जनरेट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास क्विक एसेट्स क्विक लाइबिलिटीज के मुकाबले बहुत ज्यादा है। समझे कि नहीं समझे? समझ गए होंगे। ओके, ये लो फिर से फिफ्थ क्वेश्चन में क्विक रेशो निकालने बोला है। चलो अब आप करके दिखाओ। करंट लाइबिलिटी दी है 1.5 लाख की, बैंक ओवरड्राफ्ट दिया है 50,000 का, करंट कैपिटल दिया है, वर्किंग कैपिटल दिया है 4 लाख का, एंड इन्वेंट्री दिया है 1 लाख का। इन्वेंट्री यानी स्टॉक। बताओ क्विक रेशो। सर क्विक एसेट अपॉन क्विक लाइबिलिटी। बताओ क्विक एसेट्स, फॉर्मूला बताओ। करंट एसेट माइनस स्टॉक माइनस प्रीपेड एक्सपेंस। पहले करंट एसेट कितनी ढूंढो। सर इस बार वर्किंग कैपिटल दिया हुआ है और करंट लाइबिलिटी दी है, बताओ वर्किंग कैपिटल कैसे आता? करंट एसेट माइनस करंट लाइबिलिटी। अब एक काम करो, एक काम करो, आपने फॉर्मूलाज लिखे हैं ना करंट रेशो का, वहां पर आओ, वहां पर आओ, वहां कई जगह करके लिख दो वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू। वैसे तो आपको सिखाया हुआ है, बट कैसा है कि हर चीज लिख के रही ना तो अच्छा रहता है, बच्चे जल्दी भूलते हैं आजकल। करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज।
करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटी। लिख दिया। अब आ जाओ फिर से सवाल पे। हाँ बोलो। तो यहाँ पे करंट एसेट्स मालूम है क्या? नहीं, वही तो ढूंढना है। तो करंट लाइबिलिटीज को वर्किंग कैपिटल में से ले जाके ऐड कर देंगे। समझ गए? तो बताओ करंट एसेट कितना आ जाएगा? 4 प्लस 1.5 यानी 5.5 लाख रुपए का करंट एसेट्स। समझा? पर इसमें से 1 लाख रुपए का क्या है? स्टॉक। तो क्विक एसेट कितने के आ जाएंगे? 4.5 लाख। अब करंट लाइबिलिटीज 1.5 लाख के, जिसमें से 50,000 की तो क्या है? बैंक ओवरड्राफ्ट, जिसे हम क्विक लाइबिलिटी नहीं मानते। तो 1 लाख रुपए की आपकी आ गई क्विक लाइबिलिटीज। कितना इजी है। तो 4.5:1 ये आ गया आपका क्विक रेशो। झेप रहा है कह रहे आपको कि झोप रहे हो आप? बोलो ना। तो झेप रहा है तो 4.5:1। दिक्कत? चले आगे। ये रहे ग्रॉस प्रॉफिट रेशो निकालना है। चलो बताओ। कैलकुलेट द जीपी रेशो। सेल्स, नेट परचेजेस, सेल्स रिटर्न्स, क्लोजिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक। तो पहले क्या ग्रॉस प्रॉफिट निकालना पड़ेगा? हाँ। तो बताओ ग्रॉस प्रॉफिट कैसे निकलेगा? सर ट्रेडिंग अकाउंट बना देंगे बढ़िया सा। ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे सर। लिखो इन द बुक्स ऑफ ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च डैश डैश डैश। अब बताओ ओपनिंग स्टॉक कितना है? 90,000। परचेजेस क्या नेट दिए हैं? हाँ, मतलब रिटर्न्स रिटर्न्स लेस कर दिए होंगे उन्होंने ऑलरेडी। फिर सेल्स, वो भी क्या नेट दिए हैं? नहीं नहीं सर, सेल्स रिटर्न अलग से दिया है तो हम लेस कर देंगे। तो नेट सेल्स कितने का आ गया? 5 लाख। मैं रफ में लिख रहा हूँ, फेयर में कैसे लिखेंगे बता रहा हूँ, बाद में हम एक्सरसाइज में सॉल्व करने ही वाले। बट आपको समझा रहा हूँ, सारे शॉर्ट एग्जाम्पल इधर ही करवा दे रहा हूँ, घर पे नहीं करना पड़ेगा। क्लोजिंग स्टॉक कितना है? 50,000। बोलो जीपी कितना आएगा? कुछ है ही नहीं ना बाकी और, खत्म। तो 5,50,000 की बेरीज है, उसमें से 3,90,000 गया तो 1,60,000 बचा। बोलते क्या? हाँ। हाँ। यानी ग्रॉस प्रॉफिट कितना आ गया? 160। मुझे क्या निकालना है? जीपी रेशो। वो कैसे आता? जीपी अपॉन सेल्स इंटू 100। जीपी कितना? 1,60,000। सेल्स कितना? 5 लाख। नेट सेल्स लेना होता है बच्चों, रिटर्न्स का नेट। तो 0 0 कट, 0 0 कट। तो 5 1 जा 5 3 जा 15 बचा 1, 5 2 जा 10। 32% इज द ग्रॉस प्रॉफिट रेशो। समझा क्या? 32% यानी आपके सेल्स का 32% आप ग्रॉस प्रॉफिट कमाते हो। ऐसा ही। ठीक है। देखो कैसे किया है। तो पहले इन्होंने, अच्छा इन्होंने कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड पहले निकाला है, ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग आ गया। फिर नेट सेल्स निकाले हैं 5 लाख, मतलब सेल में सेल रिटर्न माइनस किया। फिर जीपी निकाला है, नेट सेल माइनस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। ये तो मालूम है ना आपको कि सेल्स में से कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड लेस करते तो आपका जीपी आता है, वो आया 61। और फिर जीपी रेशो निकाला। सर हमको भी ऐसे ही लिखना पड़ेगा? नहीं बोला ऐसे ही लिखना पड़ेगा। आप छोटा सा ट्रेडिंग अकाउंट बना दो। नहीं, ट्रेडिंग अकाउंट बनाना, आप क्या करो, एक कैलकुलेशन ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट ऐसा लिखो, इधर लिखो अमाउंट रुपीस, और फिर यहां शुरू करो सेल्स लेस रिटर्न्स। तो नेट सेल्स और एक अमाउंट का कॉलम बना दो। पहले अंदर लिखो सेल्स 550 या 540 जो भी है, रिटर्न्स 40,000 लेस करो, 5 लाख नेट सेल्स बाहर। फिर उसमें से लेस करो क्या? ओपनिंग स्टॉक, परचेजेस और क्लोजिंग स्टॉक ऐड करो, या फिर कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड निकाल लो। जैसे हम वर्टिकल फॉर्मेट बनाते हैं ना इनकम स्टेटमेंट का, वैसा बना लो। ग्रॉस प्रॉफिट ढूंढो और फिर नीचे जीपी रेशो लिखो, उसको बॉक्स बना दो, वो आपका फाइनल आंसर है। क्योंकि समझा? प्रेजेंटेशन आप कैसा भी करो कोई प्रॉब्लम नहीं, ऐसा करो चलेगा, टेबल बना के करो चलेगा, जैसे आपको याद आए और कंफर्टेबल हो। समझा? चले आगे। और क्या पूछा है सर? फिर से जीपी रेशो निकालना है, ध्यान देंगे। कंप्यूट ग्रॉस प्रॉफिट रेशो फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। सेल्स इज 5 लाख एंड ग्रॉस प्रॉफिट रेशो इज 25% ऑन कॉस्ट। अरे ग्रॉस प्रॉफिट रेशो निकालने बोल रहे और ग्रॉस प्रॉफिट रेशो दे भी रहे। अरे 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 बच्चों, ग्रॉस प्रॉफिट रेशो दिया जरूर है, लेकिन वो किस पर दिया है? ऑन
अब आपको ये मैंने सिखाया हुआ है ऑन कॉस्ट एंड ऑन सेल्स में फर्क होता है। क्या हमारा जीपी रेशो जनरली ऑन सेल्स होता है? यस, जीपी रेशो जनरली ऑन सेल्स होता है, ऑन कॉस्ट नहीं होता है। जीपी रेशो का फॉर्मूला क्या है? जीपी अपॉन सेल्स इंटू 100। तो सेल्स का कितना परसेंट, कॉस्ट का नहीं। समझ रहे हैं क्या? हाँ, तो सर ठीक है, इन्होंने क्या बोला है पहले आप एक बार फिर से पढ़े। कंप्यूट ग्रॉस प्रॉफिट रेशो, यानी आपको ये सेल्स के लिए कितना वो निकालना है। ओके, बड़ा ही सिंपल है। सेल्स बोले 5 लाख रुपए है, वैसे इसकी कोई जरूरत ही नहीं थी। ग्रॉस प्रॉफिट रेशो कॉस्ट का 25% है, तो कॉस्ट का 25% यानी 1/4 ऑफ कॉस्ट, यानी 1/5 ऑफ सेल्स। 1/5 यानी क्या? 20% ऑफ सेल्स। याद है ऐसा कुछ आपको सिखाया हुआ है? ऐसा कुछ याद है ऐसा आपको? अरे हाँ, डिनोमिनेटर में 1 ऐड कर देंगे तो वो कॉस्ट का सेल्स पे कन्वर्ट हो जाएगा। एनी डाउट? श्योर? सर हमें ये याद नहीं है, अब कैसे करें? वो भी आसान है, कोई बड़ी बात नहीं, ध्यान से सुनना। लेट द ग्रॉस प्रॉफिट बी, या फिर लेट द कॉस्ट बी एक्स। तो कॉस्ट एक्स है, तो ग्रॉस प्रॉफिट 25% ऑफ एक्स है, क्योंकि कॉस्ट का 25% ग्रॉस प्रॉफिट ऐसा क्वेश्चन में कहा है। दिख रहा है आपको भी कि ग्रॉस प्रॉफिट इज 25% ऑन कॉस्ट, बराबर है? हाँ, तो ग्रॉस प्रॉफिट इज 25 अपॉन 100 ऑफ एक्स। बोलो हाँ। हाँ सर, सेल्स कैसे आता है? कॉस्ट प्लस ग्रॉस प्रॉफिट। बोलो सही है? यस। कॉस्ट कितना माना? एक्स। ग्रॉस प्रॉफिट कितना है? 25/100 एक्स। सेल्स कितना दिया है? 5 लाख। कैसे मुझे एक्स मिल जाएगा? सॉल्व करेंगे। 5 लाख, तो ये देखो इधर 5 लाख मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ थोड़ा, इंटू ये 100 उधर आएगा, डिवाइड बाय 125 इज इक्वल टू एक्स। क्या इधर डिनोमिनेटर सेम करेंगे तो ये बेसिकली ऐसा हो जाएगा 125 एक्स बाय 100, तो 100 मल्टीप्लाई 125 डिवाइड। बोलो डाउट है? नहीं। 25 5 जा 25 2 जा 0 0 0 0 एंड 5 1 जा 5 2 जा 5 0 जा, या इधर ही कर लेते 5, अरे 5 4 जा 0 0 0, 4000 इंटू 100, तो एक्स कितना आ गया? 4 लाख। तो 4 लाख मेरी कॉस्ट, तो 4 लाख का 25% यानी ग्रॉस प्रॉफिट कितना? 1 लाख। तो 1 लाख ग्रॉस प्रॉफिट, तो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो एक्चुअली क्या आएगा? 1 लाख अपॉन सेल्स इंटू 100। तो बोलो ये कितना परसेंट है? समझता है क्या? 1 लाख 5 लाख का 20% होता है? नहीं सर, नहीं समझता। ये लो फिर 0 0 0 0 0 0 5 1 था 5 20 था 20%। क्या मैंने जो बताया वो ज्यादा इजी था? तो 25% ऑफ कॉस्ट यानी 1/4 ऑफ कॉस्ट, मतलब 1/5 ऑफ सेल्स यानी 20% ऑफ सेल्स, बराबर। पर इन्होंने आपको ऐसे ढूंढ के दिया होगा, तो ग्रॉस प्रॉफिट डायरेक्ट निकाला इन्होंने, मैंने पहले कॉस्ट निकाली फिर ग्रॉस प्रॉफिट निकाला और फिर उस ग्रॉस प्रॉफिट को यूज करके मैंने रेशियो निकाला। आपको दोनों समझ में आया क्या? सर लिखना कैसे? ऐसे, यानी ये जो मैंने अभी सेकंड बताया ना, ऐसे आपने लिखना, डायरेक्ट नहीं लिख सकते आप, वो मार्क्स नहीं देंगे। पर ऐसा क्वेश्चन आपको पूछा भी नहीं जाएगा, आया भी तो एमसीक्यू में आएगा। तो एमसीक्यू में रहा तो सीधा 25% ऑफ कॉस्ट यानी 20% ऑफ सेल, तो 20% को टिक करो। आपको वैसे भी दिखाना थोड़ी होता है आंसर कैसे निकाला है। समझ गए? श्योर? मिल जाएगा आपको मार्क्स। क्या मैंने 2 बातें बोली, दोनों बातें समझ में आई आपको इसके लिए? होप तो आइए, ठीक है। आइए नेट प्रॉफिट रेशियो निकाले। कैलकुलेट द नेट प्रॉफिट रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग। सेल्स दिया 7,60,000, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड दिया 5,20 और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस दिए 1,20। तो सबसे पहले तो बताओ नेट प्रॉफिट कैसे आएगा? सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड माइनस इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। बोलो हाँ। हाँ, तो बोलो नेट प्रॉफिट कितना आ गया? बराबर है क्या? ये 6,40,000 आपने 7,60,000 में से लेस कर दिया, तो बराबर आपको 1,20,000 का नेट प्रॉफिट मिलेगा। तो नेट प्रॉफिट रेशियो निकालना है अब। तो नेट प्रॉफिट अपॉन सेल्स इंटू 100, 0 0 0 0 कट, 0 0 0 0 कट। बोलो, डिवीजन करना पड़ेगा। बोलो ना डिवीजन। फिर वो कैलकुलेटर पे बटन दबाओ, ये लो फिर। दिस कम्स टू 15.79% अप्रॉक्स। समझे कि नहीं समझे? तो सर ये डिवीजन हमारी जान खाएगा थोड़ी सी एग्जाम में। हाँ, डिवीजन करना पड़ेगा आपको।
ऑप्शन नहीं उसके लिए, ठीक है। कहीं कहीं पे इजीली हो जाएगा, कहीं कहीं पे नहीं होगा, तो करना पड़ेगा, पॉइंट में आएगा, 2 पॉइंट निकालो, 2 डेसिमल निकालना, बात खत्म। ये समझा ना पर क्या किया, किसको किसको बड़ा इजी लग रहा है? रेज योर हैंड्स। ठीक है, कुछ भी नहीं है फालतू एकदम। तो नेट प्रॉफिट कैसे निकालते हैं सर? इसके लिए हमें पूरा ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना पड़ेगा। नहीं, सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ग्रॉस प्रॉफिट माइनस इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस नेट प्रॉफिट, आगे आपका आंसर। नेट प्रॉफिट रेशियो का और एक क्वेश्चन है, अरे वाह ये बढ़िया दिख रहा है। ग्रॉस प्रॉफिट ऑफ कोमल लिमिटेड फॉर द ईयर एंडेड 31st 2019-20 इज 5,60,000। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट नेट प्रॉफिट रेशियो। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, इंटरेस्ट इन डिबेंचर्स, इनकम टैक्स, सेल्स, कैलकुलेट नेट प्रॉफिट। तो पहले नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करना पड़ेगा, फिर नेट प्रॉफिट रेशियो आ जाएगा। सेल्स मालूम है, चलो पहले नेट प्रॉफिट निकालते हैं, बोलो कैसे निकलेगा? सर ग्रॉस प्रॉफिट दिया हुआ है 5,60,000, इसमें से क्या क्या लेस करूं बोलते जाओ। सर एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस 1,60,000, गुड। सर सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस 1,20,000, गुड। सर इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स करूं क्या लेस? नहीं करूं, क्यों? क्या क्या वो मैंने ऑपरेशंस के वक्त लेस नहीं करने बोला है? ऑपरेटिंग प्रॉफिट बोला है क्या इधर मैंने, कि नेट प्रॉफिट बोला है? नेट प्रॉफिट बोला है। सारे खर्चे लेस होंगे, ये आपको यड़ा बनाने के लिए उन्होंने पेड़ा दिया है और आप वो खा गए। क्या इनकम टैक्स लेस होगा? ये नहीं लेस होता है, इनकम टैक्स का कोई संबंध नहीं। हाँ, पर अगर आपको आफ्टर टैक्स निकालना है तो अलग से वो लेस करके भी निकाल सकते हैं, बिफोर टैक्स निकालना है तो अलग। तो हम क्या करेंगे, दोनों आंसर दे देंगे। पहले यहां तक का निकालेंगे, इसको कहेंगे नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। तो 5,60 में 61 गया, 4 में 21 गया, 280, 280 में 80 गया, 2 लाख। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स 2 लाख, लेस टैक्स 60,000। तो बोलो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना आ गया? 1,40,000। हेलो, हाँ सर, तो ये हमारा नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ गया। अब दोनों ध्यान से, तो मैं क्या करूंगा, नीचे 2 रेशो निकालूंगा, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स रेशो एंड नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स रेशो, ऐसे 2 रेशो निकाल दूंगा। समझा? हाँ, तो बताओ नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना है? 2 लाख डिवाइड बाय 20 लाख इंटू 100, कितना परसेंट? अरे 10%। 2,20,00,000 का कितना परसेंट होता है? 10%। मुंह से आवाज नहीं निकलती बाप। नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स रेशो 1,40,000 डिवाइड बाय 20 लाख इंटू 100, 0 0 0 0 कट, 0 कट 0 कट 0 कट 0 कट, तो 7%। समझ में आ रहा? हाँ, यानी सर 7% इज द नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स रेशो एंड नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स इज 10%। दैट्स इट, वेरी सिंपल। ये देखो पहले आपका आ गया नेट प्रॉफिट 2 लाख और ये नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। पर क्या टैक्स के पहले का ही जनरली नेट प्रॉफिट रेशियो होता है? हाँ, लेकिन आफ्टर टैक्स भी निकाल सकते हैं, बिफोर टैक्स भी निकाल सकते हैं, वो आप ऐसे निकालोगे। मैंने तो दोनों देना है, पर आपने एग्जाम में भी ये दोनों लिखना है। अगर क्वेश्चन आया तो क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत, अरे बहुत कम है। बचा क्या सर? ऑपरेटिंग रेशियो और कुछ 1-2 छोटे मोटे एग्जाम्पल है, और ऑपरेटिंग रेशियो पर, और फिर आरओसी और आरओआई के कुछ एग्जाम्पल्स हैं। एंड जैसे ही हम वो कल आते से खत्म करेंगे, उसके बाद हम शुरू करेंगे एक्सरसाइज 9 और ये चैप्टर भी खत्म। ठीक है।